आरएमएस सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है कि जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है और इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित 10 क्वेश्चन लिए गए हैं। ये जो क्वेश्चन का कलेक्शन है ये यूपीएससी तथा स्टेट पीसीएस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रशासनिक विधि, ऑप्शन बी अधिमान्य विधि, ऑप्शन सी प्रत्यायोजित विधि, ऑप्शन डी न्यायिक विधि। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी प्रत्यायोजित विधि। प्रत्यायोजित विधान उस विधान को कहते हैं जो कार्यपालिका बनाए जाते हैं। मुख्यतः यह विधायिका की कानून निर्माण की शक्ति कार्यपालिका में प्रत्यायोजित किए जाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि विधायिका के जो कानून निर्माण करने का जो अधिकार है वो कार्यपालिका को प्रत्यायोजित किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। और यह जो अधिकार का जो स्थानांतरण किया गया कार्यपालिका के द्वारा, इन अधिकारों का प्रयोग करते हुए जो विधि बनाया जाता है उसे प्रत्यायोजित विधान कहते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। सचेतक के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सरकार का मुख्य सचेतक सदन में सरकार के कार्य संचालन की निगरानी और प्रबंधन करता है। दूसरा देखिए, सचेतक का पद का उल्लेख न तो भारतीय संविधान न ही किसी कानून में किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताएं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी 1 ना तो 2। आंसर बताइए क्या होगा? इसमें सही नहीं पूछा गया है। ऑप्शन बी केवल 2। एक्सप्लेनेशन देखिए। मुख्य सचेतक प्रणाली को संचालित करने हेतु उत्तरदायी होता है और वह सदन के पटल पर किसी भी महत्वपूर्ण मामले पर मतदान के दौरान उस दल के नेतृत्व की इच्छाओं के अनुरूप सदस्यों के समर्थन के लिए विधायिका की बैठकों के सदस्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। ठीक है, दूसरा देखिए कि यद्यपि भारतीय संविधान में सचेतक के पद का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ये है कोई उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु इसे संसद में मान्यता प्राप्त दलों और समूहों के नेता एवं मुख्य सचेतक अधिनियम 1998 द्वारा सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया है। यह अधिनियम संसद में मान्यता प्राप्त दलों और समूहों के नेताओं तथा मुख्य सचेतकों को प्रदत्त सुविधाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विशेष रूप से सुभेद जनजाति समूह के आवास अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला देखिए, पीबीटीजी के आवास अधिकार उनके द्वारा आजीविका और आर्थिक गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र तक विस्तारित हैं। दूसरा देखिए, पीबीटीजी के आवास के रूप में चिन्हित क्षेत्र का अन्य पारंपरिक वनवासियों के क्षेत्र के साथ अतिव्यापन नहीं किया जा सकता है। पहला नंबर ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी इनमें से कोई। आंसर बताइए क्या होगा? कथन सत्य ये देखना है आपको। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए केवल 1 सही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अधिवास अधिकारों के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए कहा कि आवास स्थल और आवास के सामुदायिक स्वामित्व के अधिकार को आवास, आजीविका, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक तथा अन्य उद्देश्य हेतु पीबीटीजी द्वारा उपयोग किए जाने वाले परंपरागत क्षेत्रों पर मान्यता प्रदान की जा सकती है। पीबीटीजी के आवासों का अन्य लोगों या समुदाय के वन्य एवं अन्य अधिकारों के साथ अतिव्यापन हो सकता है।
विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह जो है वो ढेबर आयोग की अनुशंसा पर लाया गया 1960 ईस्वी में। और वर्तमान में जो PVTG हैं वो 75 है, 75 समूह हैं। और सबसे ज़्यादा जो हैं वो उड़ीसा में हैं, सबसे ज़्यादा उड़ीसा में हैं। वर्तमान में 75 हैं और 18 प्रदेश में हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारियों को उनकी पूर्वता के क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए सचिव, ऑप्शन बी संयुक्त सचिव, ऑप्शन सी उप सचिव, ऑप्शन डी अवर सचिव। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी 1 2 3 4 देख लीजिए। सचिव किसी भी विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है और विभाग की संरचना में विशेष सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव, अवर सचिव और अनुभाग अधिकारी सम्मिलित हो सकते हैं। तो प्रमुख कौन सचिव होते हैं। ठीक है, हाँ 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। ग्राम न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला देखिए, ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के प्रावधानिक साक्ष्य के नियमों से बंधे होते हैं। दूसरा देखिए कि ग्राम न्यायालय आपराधिक और सिविल दोनों न्यायालयों की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तीसरा देखिए, उनके द्वारा उनके प्रयोग के विरुद्ध अपील संबंधी राज्य के उच्च न्यायालय में की जा सकती है। ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी 1 2 और 3। आंसर बताइए क्या होगा। इसमें सही पकड़ना है कि सही कौन सा कथन है। तो केवल 2। एक्सप्लेनेशन देखिए। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में न्याय व्यवस्था की त्वरित और आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई। इसे सचल ग्राम न्यायालय भी कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ग्राम न्यायालय 2008। ग्राम न्यायालय को आपराधिक और नागरिक दोनों न्यायालयों की शक्तियाँ प्राप्त है। ये इम्पोर्टेंट है। ग्राम न्यायालय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत द्वारा, न कि किसी और द्वारा। आपराधिक अपील सत्र में की जा सकती है और दीवानी मामलों की जो अपील है वो सत्र न्यायालय में की जा सकती है। इसको याद कर लीजिए। आपराधिक अपील सत्र न्यायालय में और दीवानी अपील जिला न्यायालय में। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। अंतर्राज्यिक परिषदों की स्थापना का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या क्रियान्वयन के साधन के रूप में की जा सकती है। किसमें। ऑप्शन ए सहकारी संघवाद, ऑप्शन बी प्रशासनिक प्रत्यायोजन, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष लोकतंत्र। आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए सहकारी संघवाद। केंद्र एवं राज्यों तथा राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु अर्थात सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किया गया है। इसकी स्थापना वर्ष 1990 में किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 263 में इसका वर्णन किया गया है। इसके कार्य, इसके अधिकार, इन सभी चीज़ों का वर्णन किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासन व्यवस्था की विशेषता है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। छाया मंत्रिमंडल वेस्टमिंस्टर प्रणाली के तहत एक प्रकार की राजनीतिक प्रणाली है। यह संसद में विपक्ष नेता के नेतृत्व में वरिष्ठ सदस्यों से मिलकर
बनाया गया मंत्रिमंडल होता है, जिसका कार्य सरकार के मंत्रिमंडल के कार्यों पर नज़र रखता है। इस तरह के मंत्रिमंडल ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसमें क्वेश्चन ये बनेगा कि वेस्टमिंस्टर प्रणाली है वो कहाँ की है, तो ब्रिटेन की है, और किसके नेतृत्व में गठित होता है, तो विपक्षी नेता के नेतृत्व में। और कार्य क्या करता है, तो मंत्रिमंडल के कार्यों पर नज़र रखता है। और वर्तमान में अभी कहाँ है, तो ब्रिटेन में है, कनाडा में है, न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में। ओके, इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें, यानी समाज में, ऑप्शन ए विचारधारा का अभाव है, ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धा का अभाव है, ऑप्शन सी अवशेषों का अभाव है, ऑप्शन डी विशेषाधिकारों का अभाव है। आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन डी विशेषाधिकारों का अभाव है। तो समाज में कोई भी वर्ग जो है उसके अपने विशेषाधिकार नहीं है। समान रूप से सभी लोग रहेंगे, कानून के नियमों का पालन करेंगे, कानून जो है वो सभी पे समान रूप से लागू होगा, यही विशेषाधिकार है। ओके, एक्सप्लेन देखिए कि भारतीय समाज में समानता होने का निहितार्थ यह है कि समाज में विशेषाधिकारों का अभाव है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 इसकी पुष्टि करता है। समानता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 18A ने भारत के नागरिकों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया है। और अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है। और उपाधियों के अंत में एक है सैन्य उपाधि और शैक्षणिक उपाधि को छोड़कर बाकी सभी उपाधि को समाप्त कर दिया गया है। जैसे जैसे कि मध्यकालीन भारत में बहुत सारे जो नवाब होते थे वे अपने आप को नवाब कहते थे, बहुत सारी उपाधि भी धारण करते थे। तो उन सभी उपाधियों को समान नागरिकों के समान ही विशेषाधिकारों को समाप्त करते हुए समानता स्थापित किया गया है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में ऑप्शन ए वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका हैं, ऑप्शन बी न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, ऑप्शन सी सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, ऑप्शन डी वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पे 2 बार राइटिंग हो गया है। इसका आंसर बी होगा, क्योंकि ये न्यायिक पुनर्विलोकन जो विशेषता है ये अमेरिका से लिया गया, यूएसए से। ओके, और भारत में इसे कब नहीं, भारतीय संविधान में इसे तो अनुच्छेद 13 में वर्णन है। ओके, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली भारत तथा यूएसए संसदीय प्रणाली में निहित है। ओके, अब यहाँ पे ये देखिए कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो अमेरिकी संविधान से मूल अधिकार लिए गए हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है जो अनुच्छेद 13 में है। ओके, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सर्वोच्च है, ये लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है और उद्देश्य का विचार लिया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। एक में देखिए विकास में जनभागीदारी, 2 राजनीतिक जवाबदेही, 3 वित्तीय संग्रहण और 4 में देखिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए केवल 1, 2, 3, ऑप्शन बी 1 और 4, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी सभी। क्या इसमें सभी होगा, सोच के बताइए। पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या हो सकता है। तो सबसे पहले विकास में जनभागीदारी इसलिए है, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को स्थापित करना है। उनमें से कोई तो नहीं होगा, तो ऑप्शन 1 और 4 होगा आंसर। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243, ये इम्पोर्टेंट है, 243 में त्रिस्तरीय
पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। यह स्थानीय स्तर पर स्वशासन की एक व्यवस्था है। इसका मूलभूत उद्देश्य है आम जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग बनाना और सत्ता का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना है। ठीक है, और ये तो पता होगा कि 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया है। अब इससे संबंधित प्रमुख समिति देखिए। पहला है बलवंत राय मेहता समिति, जो 1957 में आया है। 1957 में आया है बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया है। अशोक मेहता समिति 1977 में है, 77 में द्विस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया है। तीसरा देखिए GV राव समिति 1950 और लक्ष्मी सिंघवी समिति 1986 में आया है। ये 4 समिति है, और भी समिति हैं जो मैं अगले टेस्ट में ले लूँगी। ये 4 समिति आप याद कर लीजिएगा। और ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और का सेशन समाप्त हुआ। और इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब ये टेलीग्राम चैनल दिया गया है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और PDF ले लीजिएगा। ओके, थैंक यू।